गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे महमूद गजनबी किस वंश से रिलेटेड है, महमूद गजनबी की उपाधियां क्या क्या है और महमूद गजनबी के कौन कौन से मेन दरबारी थे। ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को वो चीज़ें भी बताई थी। अब हमको ये कहानी जाननी है कि कैसे महमूद गजनबी भारत पे आक्रमण करेगा। बड़े सोचने की बात है कि भारत के शासक उसके आगे घुटने टेक देंगे, बहुत संघर्ष करेंगे, पर कोई आगे टिक नहीं पाएगा। हम ये भी देखेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ता जाएगा। हिंदू शाही राजवंश पे लगातार 6 बार हमले होंगे। हिंदू शाही राजवंश गुट भी बनाएगा। बहुत सारे लोग ये वाली बात करते हैं कि कभी हिंदू आपस में इकट्ठे नहीं हुए, हिंदू राजा वगैरह पर यहाँ पे आप देखोगे कि हिंदू राजा इकट्ठे भी हो रहे हैं तो भी महमूद गजनबी से हार रहे हैं। मैं उसका कारण बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सोमनाथ पे आक्रमण करेंगे। हम सोमनाथ की कहानी जानेंगे, कैसे महमूद गजनबी लगातार 17 बार आक्रमण कर रहा है और भारत को रोंद के बींद के रख दिया था। उसने भारत को इस प्रकार से लूटा था कि इतिहासकार बोलते हैं कि इस मतलब ये लुटेरा था कुल मिला के। कई इतिहास इस चीज को लेके भी विवाद है कि इसने लुटेरा ज्यादा था या फिर धर्मांध ज्यादा था। तो हम लोग देखते हैं, महमूद गजनबी की कहानी है पूरी और आप लोग बस इसको सुनते जाइए और समझते रहिए। जहां कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मोबाइल साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। महमूद गजनबी के आक्रमणों को जानने के लिए सबसे पहले हम इसके भारत का मैप देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को पता रहे कि आक्रमण कहाँ कहाँ से कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भारत का मैप खुद से बनाना और बना बनाया देख लेने में कितना अंतर रहता है। आप लोग खुद इस चीज को ऑब्जर्व करना। सबसे पहले हम कश्मीर बना रहे हैं। ये हरियाणा फिर राजस्थान का पार्ट है। यहां से थोड़ा नीचे जाएंगे, ये गुजरात है। और ये हमको सिर्फ और सिर्फ मैप का भी यही भाग चाहिए। यहां से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आ जाता है। हम उस समय भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, हम इसको अलग से दर्शाएंगे ताकि हमको पता रहे कि कौन सा भाग किस जगह पे। एक लैंड लॉक्ड देश है जिसका नाम अफगानिस्तान है, उसका भी कैसे संबंध है हम इस बारे में जानेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये भारत है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है। हमको महमूद गजनबी के आक्रमणों को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी है, बस आप कहानी की तरह सुनते रहिए। जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं बताऊंगा आप लोगों को। महमूद गजनबी, ये जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, यहां पे एक पर्वतमाला है जिसे हिंदू कुश बोलते हैं। इसका नाम है हिंदू कुश। यहां पर एक राजवंश शासन करता था जिसका नाम हिंदू शाही राजवंश था। यहां पे एक राजवंश शासन कर रहा है जिसका नाम हिंदू शाही राजवंश है। हिंदू शाही राजवंश। आपको बार बार महमूद गजनबी के आक्रमण के समय इस राजवंश का नाम आता रहेगा। आपको पता चलेगा कि आखिर में एक संघर्ष किसको बोलते हैं, कैसे लगातार हिंदू शाही राजवंश हारेगा, फिर उठेगा, फिर हारेगा, फिर उठेगा। ऐसे 6 बार, लगातार 6 बार इस पे आक्रमण होंगे। हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। जान लीजिए, हिंदू शाही राजवंश हिंदू कुश के आसपास रहता था। पहले इसकी राजधानी जो थी वो काबुल हुआ करती थी। काबुल। बाद में इसकी राजधानी खिसक कर उद्भांडपुर हो गई। मैं बताऊंगा कैसे। उद्भांडपुर या बेहिंद। और ये दोनों क्वेश्चन आए हैं कि हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या थी। तो पुरानी राजधानी का नाम काबुल था और बाद में जो राजधानी बनी उसका नाम उद्भांडपुर या बेहिंद था। बस जानते रहिए। अब हम
महमूद गजनबी के आक्रमणों को स्टार्ट करें, इसकी कहानी को स्टार्ट करें, इसके पहले एक और चीज जान लेते हैं कि महमूद गजनबी के आक्रमणों के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है और किस किस इतिहासकार ने क्या क्या बोला है इसके बारे में। तो पहला इतिहासकार है इलियट। मैंने बोला कि महमूद गजनबी 17 आक्रमण करेगा, तो मेरे को सपना तो आया नहीं, या जिसने बुक लिखी उसको भी सपना नहीं आया, पर इस पे रिसर्च हुई और रिसर्च करने वाले इतिहासकार का नाम है इलियट। उसने बोला 17 बार आक्रमण करा। तो आपसे कोई पूछ ले कि 17 बार आक्रमणों के बारे में जिक्र कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है? इलियट नामक इतिहासकार कर रहा है। फिर एक और इतिहासकार ने मोहम्मद जाफर, माफ कीजिएगा, मोहम्मद जाफर का यह कहना था कि जो महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य है भारत में आक्रमण का, धन की लूट। एक इतिहासकार है हेविल महोदय। हेविल महोदय ने भी इसका साथ दिया। हेविल महोदय का तो इतना कहना था कि अगर महमूद गजनबी को बगदाद में, जहां खलीफा रहता है, अगर वहां पे भी धन मिलता तो बगदाद को भी किसकी तरह, सोमनाथ की तरह लूट लेता। हेविल महोदय। यूपीएससी वालों के लिए यह क्वेश्चन आ सकता है कि हेविल महोदय का यह वक्तव्य किस प्रकार सार्थक है, किस प्रकार ये हेविल महोदय ने इस तरह का वक्तव्य क्यों दिया है और ये इसके ऊपर कितना प्रभावी है महमूद गजनबी पे। तो आप लोग धीरे धीरे बताना कि महमूद गजनबी कैसे आक्रमण करेगा, धन के लिए क्या क्या है, कितना नीचे गिर जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो फिरदौसी था, फिरदौसी के साथ में कैसा करता है। फिरदौसी शाहनामा जब लिखता है तो उसको 60,000 स्वर्ण मुद्राओं की जगह कैसे 60,000 चांदी की मुद्राएं दे देता है। तो ऐसे पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार व्यक्ति है। तो हेविल महोदय बोल रहे हैं कि बगदाद में धन मिलता तो सोमनाथ जैसे लूटता, फिर एक और महोदय हैं जिसका नाम है उत्बी। मैंने आप लोगों को बताया था उत्बी जो इसका क्या है, इसका इतिहासकार है, मेन इतिहासकार, राजकीय इतिहासकार है उत्बी, अबू नस्र उत्बी। उत्बी का ये कहना है कि इसका जो मेन कारण था भारत पे आक्रमण का, वो धन की लूट ना हो कि क्या था, धर्म था, धर्म या जिहाद। भारत पर आक्रमण का मेन कारण क्या था, जिहाद था। और अन्य उद्देश्य तो होते ही हैं अन्य में, जैसे हाथी, अफगानिस्तान में हाथी नहीं होता है तो इसको हाथी चाहिए थे, अन्य उद्देश्य में हाथी पाना लिख सकते हैं, हाथी। यश प्राप्त करना, आप कहीं लूटोगे, जीतोगे किसी देश को तो बड़ा सम्मान बढ़ेगा। विस्तार बोल सकते हैं, विस्तारवादी, अपने देश का विस्तार करना, राइट। तो और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, पर बस इतना जान लीजिए कि ये इलियट ने 17 बार आक्रमण की बोला है, मोहम्मद जाफर ने धन की लूट के बारे में बोला है। हेविल महोदय यूपीएससी वाले, एमपीपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि बगदाद में धन मिलता तो सोमनाथ जैसे लूटता। इसका महमूद गजनबी पे कैसे, आप उसको कैसे सत्य और असत्य के रूप में जान सकते हैं। उत्बी ने धर्म या जिहाद बताया, अन्य में हाथी, यश और विस्तार को हम बोल सकते हैं। अब हम महमूद गजनबी की कहानी को देखते हैं कि कैसे भारत में आएगा और 17 बार भारत को लूटेगा। 17 बार ये भारत को लूटेगा, ना कि सिर्फ सोमनाथ को 17 बार लूटेगा। कई बार आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता भी होगा कि महमूद गजनबी ने 17 बार सोमनाथ को लूटा। बिल्कुल गलत है, वो सोमनाथ को सिर्फ एक बार लूटेगा। वो 16वां आक्रमण इसका रहेगा। अपन धीरे धीरे देखते हैं, बस कहानी की तरह सुनते रहिए। तो महमूद गजनबी का पहला आक्रमण हो रहा है कब, तो 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में कहां हो रहा है, तो हिंदू शाही राजवंश पे हो रहा है। हिंदू शाही राजवंश, यहां का जो शासक है उसका नाम है जयपाल। यहां के शासक का नाम है जयपाल।
यहाँ के शासक का नाम है जयपाल। बस सुनते रहिए, ये जो जयपाल है ये सिग्मा मेल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, सिग्मा मेल या फिर अल्फा मेल, ये जो शब्द आजकल के गड़े हुए हैं तो इस पे बिल्कुल अच्छे बैठते हैं। बड़ा स्वाभिमानी आदमी है, क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, युद्ध में हमेशा तैयार तत्पर, मरने के लिए हमेशा तैयार तत्पर, बिल्कुल बिल्कुल सिग्मा मेल जयपाल। महमूद गजनबी को विस्तार करना है, अपना सम्मान बढ़ाना है, तो महमूद गजनबी जिसका शासन इस क्षेत्र में है, जिसका शासन इस क्षेत्र में है, वो आगे बढ़ेगा। तो उसने सबसे पहले उद्भांडपुर को, मतलब अगर आपको किसी के बारे में जानना हो कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी आपके खिलाफ, अगर आप उसके खिलाफ कुछ करते हैं तो आप सीधे सीधे उसका बुरा तो करोगे नहीं, कोशिश करोगे कि हल्का फुल्का करके देखते हैं, फिर देखेंगे उसका रिएक्शन क्या होता है। तो महमूद गजनबी जो पहला आक्रमण कर रहा है जयपाल पे, वो सिर्फ और सिर्फ उसके सीमावर्ती इलाकों में करेगा। तो पहला आक्रमण इसका सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में होगा। पहला आक्रमण सीमावर्ती इलाकों में करा और कुछ भी नहीं, कुछ लूटपाट करके चला गया। कहां पर? सीमावर्ती इलाकों में, वर्ती इलाकों में। अब आप बोलोगे कि सर आप तो सिग्मा मेल बोल रहे थे जयपाल को। सिग्मा मेल तो है वो, पर युद्ध में महमूद गजनबी के आगे ठहर नहीं पाया। उसने ज्यादा कोशिश भी नहीं करी, बोले कि ठीक है लुटेरा है महमूद गजनबी, थोड़ा बहुत लूट के लेके चला गया, अपने को पता है कि ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा करेंगे तो हो सकता है अपनी हार हो जाए। महमूद गजनबी यही देखना चाहता था कि मेरा मुकाबला कर सकता है नहीं। महमूद गजनबी को पता चल गया मुकाबला नहीं कर पाएगा। पहला आक्रमण हिंदू शाही राजवंश 1000 ईस्वी, दूसरा आक्रमण फिर से हिंदू शाही राजवंश 1001 ईस्वी, 1 ईस्वी। कहां पे? हिंदू शाही राजवंश पे। HR लिख दूं, हिंदू शाही राजवंश। आप लोग समझ जाइएगा क्या लिख रहा हूं, हिंदू शाही राजवंश। जयपाल को इस बार गिरफ्तार करके लेके चला गया। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें जैसे रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी किडनैप करके ले जाता है, वैसे ही जयपाल को महमूद गजनबी किडनैप करके ले जाएगा। किडनैप करके ले जाएगा, फिर बोलेगा कि मेरे को फिरौती की रकम चाहिए। मैंने बोला ना महमूद गजनबी बहुत मांगता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया है मैंने। हेबिल महोदय बोल रहे हैं कि बगदाद में धन मिलता तो बगदाद के खलीफा को भी लूट लेता। महमूद गजनबी बोल रहा है इससे कि मेरे को पैसे चाहिए, पैसे देगा तो तेरे को छोड़ दूंगा। जयपाल बोले कि मैं तो मरना पसंद करता हूं, हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले लोग, तू ओछा आदमी सबको अपने जैसा समझ रहा है, पैसे के बदले छोड़ देगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जयपाल साफ मना कर देगा, तेरे को कल मारे नहीं आज मार दे, मैं तो पैसे वैसे का काम नहीं है, तेरे को मारना हो मार, ऐसे हम ऐसे लोग नहीं पैसों के बदले अपनी जान छुड़वा लें, इतनी कदर नहीं करते हैं जान की, इतना बढ़ के नहीं, आत्मसम्मान ज्यादा बढ़ के है। बड़ी बड़ी बातें करेगा जयपाल, मतलब बहुत सही भी बातें करेगा वो। अब महमूद गजनबी तो बोलेगा जयपाल को, देख आखिरी बार सोच ले। जयपाल बोलेगा हाँ सोच लिया, जा। महमूद गजनबी बोला देख लास्ट वार्निंग। जयपाल बोलेगा हाँ कोई बात नहीं। अब महमूद गजनबी दिमाग लगाएगा कि यार अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरे को शांति तो मिल जाएगी पर पैसे नहीं मिलेंगे, और महमूद गजनबी को चाहिए पैसे। तो महमूद गजनबी क्या करेगा कि ये तो सिग्मा मेल है, पर किसी का परिवार होता है क्या सिग्मा? कभी आपने कभी किसी के परिवार के मुंह से सुना है कि ले मेरे छोरे को मार दे? तो महमूद गजनबी इस बार संदेशा भिजवाएगा किसके? जयपाल के घर पे, और जयपाल के घर पे बुलवाएगा कि तुम्हारे राजा को हमने पकड़ रखा है, इतना पैसा और इतने हाथी भेजोगे तो इसको छोड़ेंगे। अब बेचारे मम्मी रोए ने, पापा रोए ने, पत्नी रोए, बच्चे रो रहे बिलक बिलक के कि पापा को ले आओ, पापा को ले आओ। तो ये लोग क्या करेंगे? फिरौती की रकम दे देंगे महमूद गजनबी को, और महमूद गजनबी जयपाल को छोड़ देगा। पहले क्या करा है? जयपाल को गिरफ्तार करा, जयपाल को गिरफ्तार फिरौती मांगी, फिर जयपाल को छोड़ा। जयपाल की फैमिली आई, गले वाले लगाया कि जयपाल आप आ गए,
जयपाल का तो मुंह उतर गया, बोले कि यार जो मूछें तनी हुई थी महमूद गजनबी के सामने वो नीचे हो गई। जयपाल ने बोला यार मैंने उसके सामने हार नहीं मानी और तुमने मेरा मस्तक नीचे करवा दिया यार। जयपाल को इतना बुरा लगा कि यार मेरे घर वालों ने मेरे साथ में ऐसा करा, मैं वहां स्वाभिमान से कहता था कि मैं स्वाभिमान से मर सकता हूं, पर इन लोगों ने पैसे देके मेरे को छुड़वाया है। जयपाल खुद में इतना घुट गया, इतना घुट गया कि जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल ने आत्महत्या की। आत्महत्या की। आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हिंदू शाही राजवंश के किस शासक ने आत्महत्या की थी, या महमूद गजनबी के गिरफ्तारी से छूटने के बाद में किस शासक ने आत्महत्या करी थी। तो आप लोग बता देंगे किसने करी थी, तो जयपाल ने करी थी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगला आक्रमण देखते हैं हम, महमूद गजनबी का तीसरा आक्रमण 1004 में। ये जो आक्रमण हो रहा है उच्च में हो रहा है। यहां के शासक का नाम है बजहरा। शासक का नाम है बजहरा। कुछ भी नहीं, जानने जैसी बात ही नहीं है। बजहरा शासक था, हरा दिया, उच्च पे कब्जा कर लिया। आगे जो इसका चौथा आक्रमण है यह 1005 में। ये जो आक्रमण कर रहा है वो मुल्तान में कर रहा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, देखते जाइए। ये ऐसे बढ़ते 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 आगे आ गया है, मुल्तान तक आ गया है। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में, मुल्तान में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले देख लेता हूं आपको। ठीक है, ये कहाँ है? मुल्तान। ये पाकिस्तान के पंजाब में है। मुल्तान पे आक्रमण करेगा और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था फतह दाऊद। दाऊद इब्राहिम से आप चाहें तो याद कर सकते हैं, फतह दाऊद। और ये जो फतह दाऊद है ये करमतपंथी, करमथिया पंथी था। मतलब ये करमथिया था, मुसलमान तो था पर करमथिया पंथी था। और करमथिया पंथी कौन होते हैं? शिया होते हैं। और महमूद गजनबी कौन है? सुन्नी है। इसने देखा कि शिया है तो फतह दाऊद को मरवा दिया। इस बीच में एक और घटना हो रही है। वो घटना ये है कि जयपाल जयपाल का जो नाती है सुखपाल, उसने खुद को मुसलमान बना लिया है। बोले कि यार ठीक है, लड़ने से तो नुकसान ही हो रहा है, 2 बार हार चुके हैं, तो अपन एक काम करते हैं, मुसलमान बन जाते हैं तो कुछ तो फायदा हो। दिमाग लगा रहा है सुखपाल। तो जयपाल का नाती सुखपाल मुसलमान बन जाएगा और अपना नाम क्या रख लेगा? नौसा शाह। फतह दाऊद को हराने के बाद में जयपाल का नाती सुखपाल मुसलमान बन गया और अपना नाम क्या रख लिया? नौसा शाह। तो सब में हिम्मत नहीं होती है कि संघर्ष कर पाए। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, पर मैं बताऊंगा कि आखिर में करेगा क्या। बड़ा समझदार रहता है सुखपाल। सुखपाल दिमाग लगाएगा। जब ये वाली बात महमूद गजनबी को पता चलेगी कि यार मेरे कारण एक हिंदू ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, और वो छोटा मोटा हिंदू नहीं है, वो राज परिवार का आदमी है, जयपाल का नाती है, तो यार बड़ा खुश होगा महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी इस जयपाल को मुल्तान का शासक बना देगा। जब जयपाल को ये मुल्तान का शासक बनाएगा और फिर आगे दूसरी जगह आक्रमण करने के लिए बढ़ेगा। आगे बढ़ रहा है दूसरी जगह आक्रमण करने के लिए, ये आगे बढ़ेगा। उस बीच में इसको खबर आएगी कि जो सुखपाल है, सुखपाल नहीं नौसा शाह, वो वापस सुखपाल बन गया है। उसने बोला कि मैं तो ना आज हिंदू धर्म छोड़ू ना कल छोड़ू, मैंने तो बेवकूफ बनाने के लिए बोला था तेरे को कि मैंने धर्म छोड़ दिया हिंदू। महमूद गजनबी का दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा कि यार मेरे साथ में तो खतरनाक चोट कर दी। तो 1000 ठीक इसके 1 साल बाद इसका 5वां आक्रमण, महमूद गजनबी का आक्रमण, 5वां आक्रमण फिर से कहां होगा? मुल्तान में। मुल्तान में
5वां आक्रमण होगा, उसका कारण क्या रहेगा? नौसा शाह फिर से हिंदू बन गया। नौसा शाह फिर से क्या बन गया है? हिंदू हो गया है। नौसा शाह फिर से हिंदू बन गया तो महमूद गजनबी आएगा, पूरे गुस्से में बोलेगा कि मेरे साथ में धोखा करा तूने, अच्छा नहीं करा। और नौसा शाह की इस बार क्या कर देगा? हत्या कर देगा। नौसा शाह की हत्या, बिल्कुल खत्म कर देगा नौसा शाह, खत्म। ये हत्या कर दी नौसा शाह की। छठा आक्रमण, छठा आक्रमण जो होगा वो फिर से हिंदू शाही राजवंश पे होगा। हिंदू शाही राजवंश, यहां पे भी हम हिंदू शाही राजवंश कर लेते हैं। इस आक्रमण का जो कारण है वो ये है कि जो आनंदपाल है वो नंदन को राजधानी बना लेगा। जयपाल के बच्चों में एक का नाम आनंदपाल है, और आनंदपाल क्या कर रहा है? आनंदपाल क्या कर रहा है? नंदन को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। मतलब आप लोग समझ सकते हो ना कि जरूरी थोड़ी क्या है कि अगर जयपाल हार गया, हिंदू शाही राजवंश हार गया तो इसका पूरा परिवार खत्म हो गया। बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग परिवार के अलग अलग जगह भी रहते हैं। आपके परिवार के बहुत सारे लोग अलग अलग जगह रहते हैं। वैसे उनमें से एक कौन है? आनंदपाल। आनंदपाल ने नंदन नामक जगह है उसको राजधानी बना ली है, और महमूद गजनबी को दुश्मनी है हिंदू शाही राजवंश से, उसको पूरी तरह उसको खत्म करना है। इसलिए क्या करेगा? महमूद गजनबी आनंदपाल पे आक्रमण करेगा, और आनंदपाल फिर बोलेगा कि महमूद गजनबी जब हार जाएगा आनंदपाल, तो महमूद गजनबी से बोलेगा कि अब मैं आपसे क्या मजाक भी नहीं कर सकता हूँ क्या? और महमूद गजनबी को बोलेगा सॉरी, गलती हो गई, इसके पहले भी 2-3 जनों ने करी थी गलती, मेरे से भी हो गई, माफ कर दो, छोड़ो, आगे से ध्यान रखूंगा। तो जो आनंदपाल है हारा प्लस समझौता, जो था कि अब नहीं करूंगा। आनंदपाल ने क्या कर लिया है? समझौता कर लिया है महमूद गजनबी से। फिर इसका जो अगला अभियान है वो 7वां अभियान। जो इसका 7वां अभियान हो रहा है वो कहां हो रहा है? नागरकोट में हो रहा है। ये शायद हिमाचल प्रदेश की जगह है, नागरकोट। और ये जो इस अभियान का सन है वो 1009 ईस्वी है। नागरकोट में एक मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर, ज्वाला देवी या ज्वाला माता का मंदिर। महमूद गजनबी उस ज्वाला माता के मंदिर को तोड़ेगा, उसके टुकड़े टुकड़े करेगा। तभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि उपाधि क्या लेगा? वो बुद्ध शिकन की उपाधि लेगा। और ज्वाला माता के मंदिर में उनकी मूर्ति को तोड़ के गौ मांस के साथ में तुलवाएगा। ज्वाला माता के मंदिर को तोड़ा, प्लस मूर्ति को तोड़ के गौ मांस के साथ में तुलवाया कि देख लो मैं तुम्हारी ये अहमियत करता हूं, मेरे लिए तुम्हारा धर्म इस मायने रखता है। मतलब इसीलिए तुम बोलता हूं कि ये बहुत नीच हरकतें हैं, और बिल्कुल फिरदौसी ने बिल्कुल सही बोला है, इन सब कारणों से ही बोला है। तो यार मंदिर हुआ, कोई सा भी स्कल्पचर हुआ, है ना, ये बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, कई कारीगर अपना पूरा जीवन दे देते बनाने में, उनको तोड़ने की कहां बात है यार। आप लूटो जितना लूटना हो, पर ये तोड़ने वाली व्यवस्था मुझको कभी समझ में नहीं आई यार। वो तो आर्ट है, आर्ट का सम्मान करो भाई। किसी ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, उसको देखो, उसको खुश हो, खुश नहीं हो सकते तो कम से कम तोड़ो तो मत। पर ठीक है, जिसकी जैसी संस्कृति होती है, जिसकी जैसी सभ्यता होती है, वैसे ही काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां आक्रमण। यह 8वां आक्रमण हो रहा है 1010 में मुल्तान में। मुल्तान 1010 में आक्रमण हो रहा है मुल्तान में, और मुल्तान में कुछ भी नहीं होगा, बगावत हुई और उस बगावत को इसने दबा दिया। पहले भी मुल्तान में हुए कुछ नहीं, बगावत हुई थी, उस बगावत को दबाया, बगावत दबाई। आप देख सकते हैं ना, मुल्तान में अभी तक 1, 2, 3 बार हुआ है
जबकि सबसे ज्यादा कहाँ होगा, हिंदू शाही राजवंश पे होगा, क्योंकि जो आक्रमण महमूद गजनबी करेगा उसके पहले भी 2 आक्रमण हो चुके हैं, इस बगावत को दबा दिया। अगला जो आक्रमण होगा 8वां, फिर 9वां आक्रमण। नवा आक्रमण, ये जो नवा आक्रमण होने वाला है वो भी हिंदू शाही राजवंश पे होगा। हिंदू शाही राजवंश का राजा है त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल क्या करेगा, पहले लिख देता हूं, हिंदू शाही राजवंश पे कहां पे हो रहा है, हिंदू शाही राजवंश में हो रहा है। त्रिलोचन पाल क्या करता है कि त्रिलोचन पाल इस बार जितने भी हिंदू राजा हैं उनको मैसेज भिजवाता है कि यार एक मुसलमान शासक है जो मंदिरों को तोड़ रहा है, मूर्तियों को तोड़ रहा है, माता का अपमान कर रहा है, गौ माता का अपमान कर रहा है, और तुम लोग ऐसे ही देख रहे हो। वो राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए पाती परवन की प्रथा की बात करेगा, ये बाद में आएगी ये शब्द तो। पर इस प्रथा में ऐसा होता है कि जितने राजपूत राजा हैं वो सब एक हो जाते हैं लड़ने के लिए, और एक पे आक्रमण मतलब दूसरे पे आक्रमण माना जाता है, और ये सब संगठित होकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। तो त्रिलोचन पाल क्या कर रहा है कि जितने क्षत्रिय राजा हैं उन सबको चिट्ठी लिखेगा, बुलाएगा कि हमको इस इस्लामिक आक्रमणकारी के खिलाफ साथ में मिलकर लड़ना है। तो राजा इकट्ठे भी होंगे, वही मैं आपको बताता हूं। ये घटना है 1012 की, जब ये शासकों को इकट्ठा होने के लिए बोल रहा है। इसमें कौन है, तो एक त्रिलोचन पाल है, उज्जैन के चंदेल शासक है, उज्जैन के चंदेल, उज्जैन के चंदेल शासक हैं। इसके अलावा कालिंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर, कालिंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर, और भी हैं, दिल्ली अजमेर के चौहान, ग्वालियर के कछवाहा, चौहान कहां के शासक, दिल्ली अजमेर के, कछवाहा शासक, प्लस खोखरों ने जितना इस्लामी आक्रमणकारियों को परेशान करा है उतना शायद ही किसी ने करा हो। तो खोखर ये सब मिलके संगठित रूप से सेना इकट्ठी करके आक्रमण करेंगे, और आप लोगों को लग रहा होगा कि इन लोगों की वीरता में कोई कमी नहीं है, इस चीज को समझिएगा। एक बार बाबर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी बाबरनामा में। मैं बाबर को आप चाहे कितनी भी नफरत कर ले, बाबर से ये चीज मानना पड़ेगा कि उसकी बातें बड़ी सही है बहुत सारी चीजों के बारे में। राणा सांगा की बहुत तारीफ करता है, बोलता है कि यार इतना महान योद्धा शायद ही धरती पे कभी हुआ हो। राणा सांगा वो बोलता है कि उत्तर भारत का सबसे महान शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक है राणा सांगा। पर वो एक और बात भी बोलता है, बोले कि राजपूत सैनिकों को मरना तो आता है पर लड़ना नहीं आता। वो बात यहां पे भी लागू होती है कुछ कुछ। जब यहाँ पे अलग अलग राज्य अपनी सेनाएं भेज रहे हैं तो अपने अलग अलग सेनापति भी भेज रहे हैं, और इनकी सेना की पूरी पूरी श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ इनके सेनापतियों के लिए है। जैसे ही सेनापति मरता इनकी सेना भाग जाती। जैसे अगर कालिंजर के कलचुरियों की सेनापति मरा तो कालिंजर की जितनी सेना थी सब भाग जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे युद्ध कैसे लड़ा होगा। अलग अलग अपने अपने हिसाब से युद्ध लड़ रहे हैं, पता ही नहीं है मारना किसको है, जाना कैसे है, टेक्निक क्या है, कोई एक सेनापति है ही नहीं, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे में क्या जीतना संभव था? तो बिल्कुल नहीं था। अलबरूनी लिखेगा किताबुल हिंद में, यार भारतीयों में एकता का अभाव था। वो एकता तो थी, ऐसी एकता थी कि लड़ने के लिए आए थे। दूसरी चीज सबके दिमाग में ये था कि यार दूसरे तो अच्छे सैनिक भेजेंगे, इसे हम नहीं भेजे तो इन्होंने जो अपनी सेनाएं भेजी सबसे कमजोर कमजोर लोगों को भेजा था। ये इतिहास का थोड़ा कटु सत्य है। मैं फिर बार बार समझाता हूं आप लोगों को। आप लोग अभी इनको गाली दे रहे होगे कि यार इन लोगों ने कितना गलत करा यार, मतलब काश उस टाइम एकता से लड़ लेते। तो एक बार खुद से पूछो तुम लोग कितनी एकता मानते हो। जब तुम लोगों के कमेंट आते होंगे, जब तुम सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जब देखते हो कि एक जाति वाले तुम्हारी जाति वालों को गाली दे रहे हैं,
तो तुम उसकी रिपोर्ट करने की जगह क्या करते हो, उस जाति वाले को गाली देने लग जाते हो। तो पहले खुद तो देखो, तुम भी तो आपस में लड़ी रहे हो ना जातियों के नाम पे, वही बाहरी लोग फायदा उठाएंगे। तो समझने की बात है, इसीलिए बोलता हूं इतिहास से सीख लो, ताकि फिर से हमारे साथ में ऐसा कुछ ना हो, कासिम और इसके जैसे महमूद गजनबी जैसे लोग भारत को फिर लूटे ना। अंग्रेज भी आए, अंग्रेज भी ऐसे ही लूट के चले गए। उसका कारण बाहरी लोगों को बताने की जगह एक बार खुद को भी देखना चाहिए कि हाँ, हम में क्या क्या कमियां रह गई थी। इसलिए जब भी कभी देखो कि ये लोग जातियों के नाम पे लड़ रहे हैं, दूसरी चीज ये जातियों के गुंडे हैं, उनको अपना हीरो मत माना करो। हमारे यहाँ कमी नहीं है हीरो मानने के लिए महापुरुषों की। तो कभी भी अगर अपनी जाति वाले को कोई गाली देता है तो ऐसे मत सोचना कि ये सामने वाली जो जाति के नाम पे दे रहा है वही दे रहा है, ऐसा नहीं। कई विदेशी संस्थाएं हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, ऐसी संस्थाएं पैसा देती है। वो चाइना में बैठे बैठे एक जाति का बन जाएगा आदमी, उसी चाइना में बैठे बैठे दूसरी जाति का बन जाएगा, वो आपस में लड़ेंगे और तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस जाति वाला मेरी जाति गाली दे रहा है, और तुम बेवकूफ तरीके बिना सोचे समझे उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। 10 और 100 और हजारों जने इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनके व्यूज बढ़ेंगे और तुम उनकी कंप्लेंट करने की जगह अपने ही आपस में लड़वाओगे और अपने को दिक्कत अपने देश को ही आएगी। आप लोग संगठित नहीं रहोगे, फिर वही आंदोलन, भीड़ इकट्ठी करना, भारत में निवेश नहीं आएगा। सोचने समझने की बात है, दिमाग की बात है बेटा। इसलिए थोड़ा सा इस बारे में सोचा करो। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 10वां आक्रमण देख लिया था, 11वां आक्रमण देखते हैं। 11वां आक्रमण, मैंने आप लोगों को बताया कि जो त्रिलोचन पाल है वो हार गया। संगठित करी उसने, पर फिर भी हार हो गई त्रिलोचन पाल की। त्रिलोचन पाल भाग के कश्मीर चला जाएगा और कश्मीर का वहां का शासक है संग्राम राज लोहार वंश का शासक है। और ये क्या करेगा, संग्राम राज के यहाँ शरण लेगा। तो महमूद गजनबी अगला आक्रमण कहाँ करेगा, जिसने शरण दी उसके खिलाफ। तो ये आक्रमण हो रहा है 1015 से 16 में, 1015 से 16 के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कश्मीर में। कश्मीर का शासक कौन है, संग्राम राज। आक्रमण का कारण क्या है, तो आक्रमण का एक ही कारण है, वो ये है कि क्योंकि शरण दी है इसने, संग्राम राज ने, किसको, तो इसके पहले जो आक्रमण हुआ है त्रिलोचन पाल के द्वारा, तो त्रिलोचन पाल को शरण देना, पाल को शरण, ये क्या है, ये कारण है कश्मीर पे आक्रमण करने का। कश्मीर की जलवायु बड़ी ठंडी है, बड़ी हार्श है, रहना बड़ा कठिन है। तो महमूद गजनबी जाएगा तो सही, पर कुछ कर नहीं पाएगा। उसका कारण यही है कि यार टिक नहीं पाया वहां पर, ढंग से एग्जिस्ट नहीं कर पाया वो। इसलिए असफल तो नहीं कह सकते, मतलब असफल ही रहा एक तरह से, आधे में लौटना पड़ा, ऐसा मान सकते हैं। इसका 12वां आक्रमण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कन्नौज पे आक्रमण है। देखो देखो ये कैसे बढ़ता जा रहा है आगे। यहां आया, हिमाचल प्रदेश को लूटा, ठीक है, फिर कश्मीर को लूटने की कोशिश करी, फिर अब कन्नौज में जा रहा है ना। यहाँ के आसपास के थानेश्वर वगैरह क्षेत्र तो लूटे ही इसने। अब कहाँ जा रहा है ये, कन्नौज में। कन्नौज का यूपी में, कन्नौज। ये कन्नौज पे आक्रमण करेगा और कन्नौज पे आक्रमण का समय है 1018। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्नौज का आक्रमण 1018। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। पहली बात तो ये, अब उत्तरी मैदानों में आ गया है। पहली बार महमूद गजनबी उत्तरी मैदानों में प्रवेश कर गया है। उत्तरी मैदानों में प्रवेश उत्तरी मैदान में प्रवेश का सीधा सीधा मतलब है कि यहां से यहां तक का पूरा क्षेत्र इसके लिए खाली है।
जहां पर्वत पठार होते हैं वहां पे युद्ध करना कठिन होता है, सेनाएं आराम से आ नहीं सकती। यहाँ पे तो इसकी घोड़ों की टाप अगर कन्नौज में है तो वो पूरे पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार तक सुनाई देगी। खाली एरिया है, सपाट एरिया है। यहाँ घोड़ों और तोपों को रोकना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब बस वो आ जाएगी। पहाड़ों में तो आप रोक सकते हो, पहाड़ों में आना जाना बड़ा कठिन है, दर्रों में रोक सकते हो। यहाँ कैसे रोकोगे? पूरा मैदान है। तो पहली बार क्या हो रहा है, मैदान में प्रवेश कर लिया है महमूद गजनबी ने। कहां से? कन्नौज में। एक घटना तो ये है। दूसरी घटना ये है कि इसी समय अल बरूनी भारत आएगा। अल बरूनी भारत आया। ये दो मेन बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो हमको कन्नौज के आक्रमण को इंपोर्टेंट बनाती है। 1018 मतलब 1018 में अल बरूनी भारत आ रहा है और यह आक्रमण 12वां आक्रमण था। यहाँ का शासक का नाम है राजपाल। नाम तो बहुत बड़ा है, राजपाल। और इसमें राजाओं जैसे कोई गुण नहीं थे। जब इसको पता चला कि महमूद गजनबी कन्नौज पे आक्रमण करना आएगा तो राजपाल भाग जाएगा। राजपाल क्या करा? भागा। जब ये भागा तो एक चंदेल शासक है विद्याधर, बड़ा प्रतापी शासक है विद्याधर। विद्याधर को राजपाल का भागना बिल्कुल पसंद नहीं आया। विद्याधर ने बोला, यार तू क्षत्रिय होकर अपमान करवाता, भले लड़के तू मर जाता, हम तेरा साथ देने के लिए आते, पर तूने भग के क्षत्रियत्व का अपमान करा है। काहे का आदमी तू? अगर भग गया दुश्मन से डर के तो क्या होगा? राजपाल भागा तो विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर ने हत्या कर दी। हत्या करी। किसकी हत्या करी? राजपाल की हत्या कर दी। बोले यार भगोड़ा है तू, तो हमारे क्षत्रिय धर्म पे अपमान करवाया तूने, नाक नीची करवाई। जब विद्याधर राजपाल को मार देगा तो महमूद गजनबी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि यार मेरे से डर के जो भागा तूने उसको मार दिया। मतलब तू इनडायरेक्टली सब जगह इस मैसेज को पहुंचा रहा है कि मेरे से जो डर के भागेगा तो उसको मार देगा। तो अगला आक्रमण ये कहां करेगा? विद्याधर पे। मतलब ये जो क्षेत्र है वो यहाँ का क्षेत्र है। कौन सा वाला? ये क्षेत्र है जो चंदेल शासक हैं। तो यहाँ पे इसकी राजधानी कालिंजर महोबा है। ये जो क्षेत्र है कालिंजर महोबा का, चंदेल शासकों का। महमूद गजनबी यहाँ पे आक्रमण करने के लिए जाएगा, पर उसके बीच में एक जगह पड़ेगी, मथुरा। तो ये पहले मथुरा पे आक्रमण करेगा। ये 18 का आक्रमण है। इसके बाद में ठीक एक साल बाद 13वां आक्रमण 1019 में मथुरा पर। मथुरा सीधा सीधा कारण है इसको यहां से कन्नौज से इसको जाना है कालिंजर में, कालिंजर या महोबा में। तो इसके बीच में क्या पड़ रहा है? मथुरा। तो ये क्या करेगा? पहले मथुरा में जाएगा और भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ेगा। के मंदिर को तोड़ा। क्या करेगा? भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ेगा। फिर अगला आक्रमण 14वां आक्रमण का करेगा कालिंजर पे। 1020 के करीब इसका आक्रमण होगा। 20 कहां पे? चंदेलों के खिलाफ। और यहाँ के शासक का नाम क्या है? विद्याधर। इतिहासकारों में इस चीज को लेकर बड़ा मतभेद है कि विद्याधर जीता था कि हारा था या टाई हो गया था। पर ज्यादातर इतिहासकार इस चीज को लेकर सहमत है कि या विद्याधर चाहे जीता ना हो पर हारा तो नहीं। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं दोनों के बीच में टाई हो गया था। क्या हो गया था? टाई। दोनों बराबर रहे। या कई जगह लिखते हैं कि विद्याधर की विजय हुई थी। तो आप दोनों में से कोई सी भी चीज मान सकते हो। इतिहासकारों के बीच मतभेद है तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जहां मतभेद होते हैं। पर यह रहा कि विद्याधर लगभग विजय रहा, तो अपन विजय भी बता सकते हैं विद्याधर को। विद्याधर की जीत हुई थी
और महमूद गजनबी इसको कई सारे इनाम देगा। ये इसका 14वां आक्रमण था। 15वां आक्रमण पंजाब पर हुआ। महमूद गजनबी का जो 15वां आक्रमण है वो पंजाब पर होगा। और एक व्यक्ति है अरिया रुख, 1021 में पंजाब, यहाँ के शासक का नाम अरिया रुख। अरिया रुख इसको मार के हरा देगा बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। 16वां आक्रमण मोस्ट टाइम पे हम जितना अभी तक पढ़ रहे थे, जिस लिए पढ़ रहे थे, उसका क्या कारण था कि महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण कहां पर होगा? सोमनाथ पर। यह आक्रमण होगा सोमनाथ पर। यह पंजाब का आक्रमण 21 से 22 तक चला होगा। और ये जो आक्रमण वो है 1025 में। सोमनाथ का आक्रमण 1025 में। आपको इसका सन, किस नंबर का आक्रमण है, कहां पर है, ये सब आईएमपी है। वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी मोस्ट आईएमपी सोमनाथ का आक्रमण है। इसके जो छोटे छोटे फैक्ट्स भी हैं, अगर आपकी एग्जाम में इतिहास कम भी आता है तब भी इस आक्रमण को आप याद रखिएगा। इसके जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ का जो शासक है उसका नाम है भीम फर्स्ट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सोमनाथ में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय शासक कौन था, तो उस शासक का नाम था भीम फर्स्ट। ये चालुक्य वंशी शासक है। कौन है? चालुक्य, चालुक्य शासक है। छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। महमूद गजनबी अपनी सेना लेके आ रहा है। सोमनाथ में अथाह धन है। उसका कारण ये है कि पिलग्रिमेज जगह है ये। पिलग्रिम मतलब ऐसी जगह जहाँ पे धार्मिक तौर पे लोग आते हैं बहुत सारे। जैसे आप लोग भी जाते होंगे, कोई सी मानता जब रखते होंगे तो मानता जब पूरी होती तो आप दक्षिणा चढ़ाते होंगे मंदिरों में। वैसे ही सोमनाथ में बड़ी मात्रा में लोग मानता रखते थे और दक्षिणा चढ़ाया करते थे। यहाँ पे धन का अथाह भंडार इकट्ठा हो गया था। आगे घटनाएं कुछ ऐसी होती है कि जब महमूद गजनबी को ये बात पता चलती है कि यहाँ जितनी जगह मैंने लूटा है वहां के मुकाबले सोमनाथ में अथाह धन पड़ा हुआ है, तो महमूद गजनबी अपनी सेना सोमनाथ में लेके आएगा। सोमनाथ में उस समय मेला लगा हुआ था, बड़ी संख्या में लोग थे। जब महमूद गजनबी की सेना के आक्रमण का पता चलता है तो बड़ी संख्या में लोग हंसने लग जाते हैं कि यार, जो धरती के पालन करता है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको ये व्यक्ति कैसे हरा पाएगा? भगवान है वो, तो भगवान को कोई इंसान हरा सकता है क्या? तो लोग हंसते हैं। और भीम फर्स्ट को तो लड़ना था, तो भीम फर्स्ट अपनी सेना को लेके जाएगा, बड़े पराक्रम से युद्ध करेगा। पर ऐसे बोलते हैं कि शायद वो भाग गया था, कई इतिहासकार बोलते पराक्रम से लड़ा था, पर अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा और महमूद गजनबी की सेनाएं जीत जाएगी। तब भी लोग हंसते रहेंगे। लोग तब भी हंस रहे हैं कि आजा, तेरे में दम हो तो आजा, हिम्मत हो तो आ, तू मंदिर में प्रवेश करके दिखा। मंदिर छोड़, तू तो इससे जो इसकी बाउंड्रीज है उसमें प्रवेश करके दिखा दे। महमूद गजनबी की सेनाएं धीरे धीरे आगे आती जाती है। लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि आन दो इसको, तो अभी देखेंगे भगवान शिव। और आगे आएगा महमूद गजनबी, और आगे आएगा, बाउंड्री क्रॉस करेगा, धीरे धीरे मंदिर के अंदर आएगा। तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। वो भगवान के मंत्रों का जाप करने लगेंगे। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग थे। मंत्रों का जाप करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। महमूद गजनबी की सेना मंदिर के आसपास में प्रवेश करेगी, निहत्थे लोगों का नरसंहार चालू करेगी। जब ये चीज लोगों को पता चलेगी, लोग हाथ जोड़ने लगेंगे, सब करने लगेंगे। अब आप लोगों को मेरी बातें सुन के लग रहा होगा कि यार ये तो भगवान का ही विरोध कर रहा है। लग तो रहा होगा आप लोगों को कि यार ये जो बातें कर रहा है वो ऐसे दिखा रहा है कि भगवान ने कुछ करा नहीं। भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। हमको बुद्धि दी थी, हाथ दिए थे लड़ने के लिए। सोचिए ना, ये हाथ नहीं होते फिर, बुद्धि नहीं दी होती फिर। पर लोगों ने हाथ और बुद्धि के उपयोग करने की जगह ये काम भी भगवान को सौंप दिया कि भगवान लड़ाई भी आप ही लड़ लो, हमको तो हाथ बस ऐसे ही दे रखे। अगर ये जो लाखों की संख्या में जो भक्त थे वो अगर एक एक पत्थर भी मार देते महमूद गजनबी की सेना को, तो उनको भागना पड़ जाता। पर ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हंसेंगे, उनके भरोसे बैठे हुए भगवान के कि नहीं आप लड़ लो ना। मतलब हमारी नेचर ही ऐसा है हम इंसानों का। भगवान जो वो काम
कठिन हैं वो सब भगवान से करा लेंगे। कभी यूं बोला है कि भगवान यार खाना अच्छा दे दिया आज, यार आप खा लो, मैं रहने देता हूं, मेरी क्रश से मिलने के लिए जा रहा हूं, क्रश है मेरी, क्रश से मिलने के लिए जा रही हूं, भगवान मैं नहीं जाऊं आप मिल लो, ऐसे कभी बोलते हो क्या? तो ऐसे कामों में भगवान ने जब तुमको बुद्धि दी थी, हाथ दी थी, शस्त्र उठा लेते ना, लड़ लेते उसकी सेना से, नहीं लड़ा, भगवान के भरोसे रहे, इनको चुन चुन के काट काट के मारा। तब यहाँ के जो ब्राह्मण थे, जो पंडित पुजारी थे, उन्होंने शस्त्र उठाया पर उनको लड़ना नहीं आता था। और जब लड़ना नहीं आता तो महमूद गजनबी ने उनको भी काटना चालू करा। धीरे धीरे जो उसका मुख्य पुजारी था वहां तक बात पहुंची। मुख्य पुजारी ने बोला कि महमूद गजनबी, आपका मेन उद्देश्य क्या है? आपको धन लूटना है। आपने जितना धरती पे धन नहीं देखा होगा, आपको पता ही नहीं होगा, आप मानोगे ही नहीं कितना धन भी होता है, उतना धन मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। महमूद गजनबी, मैं आपको बड़े बड़े 9 कमरे भर के सोना दूंगा, उसकी डबल मैं आपको चांदी दूंगा, सिर्फ एक शर्त है कि आप इस शिवलिंग को मत तोड़ना। महमूद गजनबी खुश। महमूद गजनबी बोलता है कि इतना धन होता भी है क्या कभी? वो मुख्य पुजारी उसको धन लाके दिखाता है कि हाँ होता है, मैं आपको बताता हूं कितना धन है भारत में, पर आपको एक ही वादा करना है कि आप इस शिवलिंग को मत तोड़ना। महमूद गजनबी पैसों के लिए हामी भर देगा। वो बोलेगा कि मैं वचन देता हूं, मैं कुरान की कसम खाता हूं, वचन देता हूं कि मैं इस शिवलिंग को नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूं। कुछ समय बाद जब सारे धन, स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो घोड़े और खच्चर लेके आए हुए रहते हैं महमूद गजनबी के सैनिक, उसमें खाना और जो कपड़े बंधे रहते हैं उसको फेंक देते हैं, क्योंकि अब धन रखने के लिए जगह नहीं बची, अब वो सिर्फ धन ही धन रखना चाहते हैं उसमें। तो बड़ी मात्रा में धन रखते हैं। महमूद गजनबी जाने वाला होता है। मुख्य पुजारी तब भी खुश होता है कि मेरे शिवजी बचे हुए हैं। तब महमूद गजनबी आखिरी बार पलट के देखेगा, वो बोलेगा कि अगर मैंने शिवलिंग को नहीं तोड़ा तो मेरे ऊपर जिंदगी भर का दाग लग जाएगा। मुख्य पुजारी उसके सामने हाथ जोड़ेगा और बोलेगा कि आपने वचन दिया था, आपको वचन का पालन करना चाहिए। महमूद गजनबी बोलेगा कि दाग से अच्छा जो वचन तोड़ देना है। मेरे जो उपाधियां हैं, बुत चिकन, गाजी, उन उपाधियों का क्या, मेरी तो पूरी इस्लामिक जगत में थूथू हो जाएगी कि यार इसने पैसों के लिए मूर्ति को बचा लिया। महमूद गजनबी जब ये चीज मुख्य पुजारी सुनेगा तो उस शिवलिंग को गले लगा लेगा और महमूद गजनबी पहले मुख्य पुजारी की गर्दन काटेगा और फिर उस शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बात की कहानी कुछ ऐसी है कि उस जो दरवाजा है सोमनाथ का, जो शिवलिंग है उसको तो ये इसके किले की चौखट पे, मतलब जो सीढ़ियां उस पे डलवा देगा पत्थरों को, ताकि जो भी लोग ऊपर चढ़े भगवान शिव के इसके ऊपर पैर रखते हुए चढ़े। और जो इसके दरवाजे हैं उसको उठा के ले जाएगा और जो गजनी का क्षेत्र है उसमें इसका जो किला है उस किले में लगवा देगा सोमनाथ के दरवाजों को। जब अंग्रेजों का शासन आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब एंग्लो अफगान युद्ध होगा, अफगानों से भारतीय सेना लड़ेगी अंग्रेजों के तरफ से, तब वो लोग देखेंगे कि महमूद गजनबी के किले में 2 दरवाजे हैं। तब वो वहां भारतीय सैनिक अंग्रेजों को याद दिलाएंगे कि ये दरवाजे सोमनाथ के हैं जो मुस्लिम सैनिक उठा के ले गए थे। तब अंग्रेज सैनिक आदेश करेंगे कि इनको वापस उखाड़ के लेके चलो, हम वापस भारत में लेके चलेंगे, हमको फिर इस मुस्लिम सेना को हराना है और हम इनको हराएंगे और ये जो दरवाजे हैं उनको लेके चलेंगे। पर बाद में फिर पता चलता है कि दरवाजे उठा के जो ले आए हैं वो असलियत में सोमनाथ के रहेंगे नहीं। तो ऐसे करके ये सोमनाथ का आक्रमण खत्म होगा। ऐसा कहा जाता है, किवंदतियां हैं कि महमूद गजनबी जब सोमनाथ को लूट के जा रहा होता है थार के रेगिस्तान से, तब एक आंधी उठती है और उस आंधी में उसका खजाना गुम हो जाता है, उसकी सेना में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। अब ईश्वर जानता है कि ये भगवान का विनाश था या भगवान ने करवाया था या प्रकृति का था, जैसा भी था, पर महमूद गजनबी को बड़ी सजा मिली थी। आगे बढ़ते हैं। इसका जो आखिरी अभियान है वो खोखरों के खिलाफ। महमूद गजनबी का जो 17वां आक्रमण है और आखिरी आक्रमण है वो खोखरों के खिलाफ है, खोखरों के विरोध में है, क्योंकि इन खोखरों ने 1000, ये अभियान है 1027 का, ये इसका 17वां और आखिरी अभियान है। खोखरों ने जब ये जा रहे थे तो एक तो रेगिस्तान ने इनको लूटा, दूसरा खोखरों ने इनको लूटा। जब खोखर इनको लूटेंगे तो महमूद गजनबी का अंतिम अभियान रहेगा खोखरों के खिलाफ।
अभियान, ये अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ रहेगा और 1030 में गजनी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। गजनी में मृत्यु। तो ये महमूद गजनबी के आक्रमण थे आपके सामने, कहानी थी, कहानी जैसा सुनना था आप लोगों ने सुना होगा। हो सकता है कि मेरी राइटिंग शायद इतनी अच्छी ना हो, ये भी मैं मान सकता हूं कि मेरे पास में इतने ज्यादा संसाधन नहीं है, है ना। पर मैं एक चीज का वादा कर सकता हूं आप लोगों के साथ में कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो नेट के लिए, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए, एमपीपीएससी, यूपीएससी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, जहां गहराई में इतिहास से पूछा जाता है, उसके लिए सफिशिएंट होंगे, पर्याप्त होंगे। आप लोगों को सिर्फ 2 काम करना होगा। एक मॉक टेस्ट लगाने होंगे ताकि आप लोगों को पता रहे, वहां पे जाके आप थक ना जाओ टेस्ट लगाते में, और आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये, दूसरा इसका रिवीजन करना होगा। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो मेरा वादा है कि आप अगर परचेज भी कर लोगे कोई सा कोर्स, इतने ज्यादा फैक्ट नहीं बता पाएगा, ऐसा मेरा वादा है। और बता दे तो मेरे को भी बताना, मैं भी पढ़ लूंगा उससे कुछ एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच।